हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज की इस क्लास में यूपी टेट की हिंदी जो टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चनों का इसमें समावेशन है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है। एक ही वीडियो से आपको पूरा हिंदी का जो पेपर आने वाला है उसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर किए हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं उस लेवल का क्वेश्चन लिया गया है, ताकि पेपर आसानी से क्रैक हो जाए। यह महामैराथन क्लास है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है ना धन अक, बी है नय धन अक, और सी है ने धन अक, और डी है ना धन अक। तो देखिए, नायक, इसमें क्या है, यह कौन सी संधि है? नायक, यह जो अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी संधि, ठीक ना। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, नय धन अक से क्या बनेगा? नायक, ठीक। देखिए, जो नियम कहता है अयादी स्वर संधि में, अगर अय के बाद कोई स्वर अ आए तो क्या होता है कि अय का परिवर्तन किस में हो जाता है? आय में। अय का जो परिवर्तन होता है आय में हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए नय प्लस अक हो जाएगा नायक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह संधि कौन सी है? अयादी स्वर संधि है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। यथाशक्ति, तो देखिए कौन सा हो जाएगा? यह जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक ना। तो देखिए, अव्ययी भाव समास कैसे हुआ? जिस समास का पहला पद क्या है? प्रधान होता है और अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति का जो विग्रह करेंगे तो इसका जो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, ठीक ना। जहाँ यथा क्या हो जाएगा? एक अव्यय है, तो इसलिए हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अग्नि, मयूर, सूरज, वत्स। तो कौन सा हो जाएगा? तो यह है सूरज। सूरज क्या है? तद्भव है। देखिए यहाँ पर क्या है, सूरज का जो तद्भव होगा वह क्या हो जाएगा? सूर्य होगा, ठीक ना। सॉरी, सूरज का जो तत्सम रूप होगा वह सूर्य होगा। सॉरी, जो सूरज का जो तत्सम रूप होगा वह सूर्य हो जाएगा, और ये सूरज तद्भव है। और इसका ये तत्सम है। तत्सम जो ये है अग्नि, तो इसका जो तद्भव होगा ये जो हो जाएगा आग हो जाएगा। अग्नि का आग, मयूर का मोर, और वत्स का बच्चा या बेटा, तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। ये सब इस समय क्या है? तत्सम है। ये भी तत्सम है, तो इसका तद्भव ये हो जाएगा, ये भी तत्सम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? तद्भव पूछा है तो सूर्य हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वह अचानक रो पड़ा। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक।
करा हुआ अचानक रो पड़ा, तो इसमें कौन है? रीतिवाचक, ठीक ना। ये रीतिवाचक है। जो शब्द क्रिया की होने के तरीके या ढंग का बोध कराती है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कैसे रो पड़ा, अचानक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान का मतलब होगा अलग होना, अलग होने का बात करता है ना, तो ने को से अलग होने के अर्थ में के लिए। तो देखिए अपादान का मतलब होता है अलग होना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक ना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी स्थान या वस्तु से अलग होने, डरने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ क्या होता है? अपादान होता है, ठीक ना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती, गंगा, यमुना, लक्ष्मी। तो देखिए किसका है? यह यमुना का पर्यायवाची है। कालिंदी जो है यह यमुना का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यमुना के और पर्यायवाची क्या है उसको भी देख लीजिए। भानुज, भानुजा, भानुजा, तरड़ी, तनुजा और सूर्यसुता और अकरजा, ठीक ना। भानुजा, तरड़ी, तनुजा, अकरजा, सूर्यसुता, ये सब है यमुना के पर्यायवाची, और कालिंदी भी है यमुना का ही पर्यायवाची, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? चंचल, जंगम, चेतन, जड़। तो देखिए अस्थावर का जो होगा वह जंगम होता है, ठीक ना। इसका अस्थावर का विलोम जो होता है जंगम होता है। अस्थावर का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है एक जगह स्थिर रहना, और जंगम का अर्थ होता है कि चलना फिरना, गतिशील होना, ठीक ना। और देखिए इसका चेतन का विलोम क्या होगा? चेतन का क्या होगा? जड़, ठीक ना, जड़ होगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आराम से पढ़ाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है। जो 100 क्वेश्चन में से आपको 20 से 25 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ। कह जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बताइए। सर्वज्ञ क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, ठीक है ना। सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे, और बहुत अधिक जानने वाले को बहुयज्ञ कहेंगे, ठीक ना। ये ध्यान रहे। यह कम जानने वाला होता है, यह अधिक, बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है?
उज्ज्वल 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 उज्ज्वल, सब उज्ज्वल ही लिखा है, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी। तो देखिए इसमें जो है उज्ज्वल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जो ज होता है वो आधा होता है, ये ध्यान रहे, दोनों ज आधा होता है। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कह रहा है घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का है बहुत स्नान करना, अत्यंत लज्जित होना, नुकसान होना, भयभीत होना। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? घड़ो पानी पड़ना। तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना। ठीक ना। जब कोई व्यक्ति अपनी ही किसी करतूत या गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है तो उसके लिए क्या कहते हैं? घड़ों पानी पड़ना। यह मुहावरे का एक प्रयोग है, वाक्य प्रयोग। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री, कवित्री, कवियत्री, कवयित्री। तो देखिए इसका जो हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ये जो है कवि शब्द का, ये बहुत बार पूछा जाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन और क्या है? पाधन वन, पोधन अन, पौधन अन। तो देखिए पवन शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा पोधन अन हो जाएगा। पोधन अन मतलब पवन। ठीक ना। यह अयादि स्वर संधि है, इसको हम तोड़ेंगे तो पो प्लस अन। इसमें क्या होता है कि ओ और अ मिल करके वह बना लेता है। ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष बहुब्रीहि कर्मधारय द्विगु। तो देखिए चौराहा में संख्या आ रही है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक ना। संख्यावाचक की बात हो रहा है ना, चौराहा चार रास्ता की बात कर रहा है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब पेड़ से गिरा तो क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक ना। तो आपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 15। घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो देखिए जो घ है पहले में आता है ना कंठस्थ, क चटपट, तो ये हो जाएगा कंठ। ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। तरणित और तरणित शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? देखिए एक तरड़ी का जो मतलब होता है, इस तरड़ी का मतलब होता है सूर्य, और इस तरड़ी का मतलब होता है नाव। तो क्या हो जाएगा? सूर्य और नाव। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुराग शब्द का सही विलोम क्या है? प्रेम, वैराग्य, विराग, द्वेष।
तो अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग। ठीक ना। अनुराग का अर्थ होता है किसी के प्रति गहरा प्रेम। ठीक ना। और विराग का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम का न होना, उदासीनता। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। इंद्रिय शब्द का सही विश्लेषण सॉरी इंद्रिय शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा। इंद्रिक, इंद्रिक, इंद्रिकी, इंद्रिक, इंद्रिक का क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्कर्ष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अप, उत, उत्क, उद्र। तो देखिए उत्कर्ष में उत का प्रयोग हुआ है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। थोड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। टोटल 100 क्वेश्चन है, बहुत तेजी से भी नहीं पढ़ाएंगे, एनर्जी पहले खत्म हो जाएगी तो फिर। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। हट, राहट, आहट। तो देखिए घबराहट में जो प्रत्यय है वह आहट हुआ है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या एक भाव की बात होता है। ठीक ना। तो इसलिए भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक ना। जब किसी शब्द में भाव, गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है तो वह भाववाचक होता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है, मैं अपने आप काम कर लूँगा। इस वाक्य में अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो देखिए जब अपने आप काम कर लेगा तो वह निजवाचक हो जाएगा। ठीक ना। खुद कर ले, स्वयं कर ले, स्वतः, ये सब क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द आते हैं आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब क्या हो जाएगा, निजवाचक में आते हैं। ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा रो रहा है, राहुल आम खाता है, मोहन सोता है। सकर्मक क्रिया जो तो एक कार्य होता है जिसमें कर्म होता है। ठीक ना। क्रिया के साथ क्या होता है, कर्म की आवश्यकता होती है और या कर्म मौजूद होता है उसी में, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक ना। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है, आकाश में उड़ रहा है, इसमें तो ठीक है, ये तो नहीं होगा। राहुल आम खाता है, तो इसमें देखिए कर्म भी है और खाता भी है। ठीक ना। क्रिया भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, दुष्कर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुष्धन कर, दुधन कर, दुष्धन कर, दुधन कर। तो दुष्कर में क्या हो जाएगा, दुधन कर हो जाएगा, विसर्ग लगा होता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। देखिए अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है वायु। तो क्या हो जाएगा, आग और वायु। तो ऑप्शन नंबर सी, आग और हवा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, मुहावरे या लोकोक्ति के संदर्भ में अंधेरी या अंधेर नगरी का सही अर्थ क्या है। राज्यविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुनसुनाहा सुनसान जगह हो।
तो देखिए इसका मतलब है अन्याय की जगह। अंधेरी नगरी का मतलब हो जाएगा कि क्या है, अन्याय की जगह। ठीक ना। एक हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है अंधेरी नगरी चौपट राजा। इस मुहावरे बहुत प्रचलित था। इसका जो अर्थ था जहाँ व्यवस्था से होता है, इसका जो अर्थ था ऐसी जगह या व्यवस्था से होता है जहाँ कोई नियम कानून न हो और केवल अन्याय होता हो, वही होता है अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी अनबुझ राजा टके से भाजी सके से खाजा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, लगता है कि चूहा खा गया है आप लोगों के पेन को। खा गया है क्या आप कलम को चूहा? कलम तो है नहीं, हाथ से लिख नहीं पाएंगे। बात यही है ना भाई, उसमें लिखेंगे तो आप ही लोग फायदा होगा, समझ में आएगा। सप्तर्षि शब्द में कौन सी स्वर संधि है? दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यर। तो देखिए सप्तर्षि में क्या हो जाएगा, यह गुड़ संधि है। इसमें क्या होता है कि गुड़ संधि का नियम क्या होता है, जब अ या आ के बाद री आए तो दोनों मिल करके अर बना लेते हैं। ठीक ना। जब दोनों अर बना लेंगे तो हो जाएगा गुड़ संधि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गुणों के विरुद्ध नाम होना, आँख की बीमारी होना, मूर्ख होना, सोच समझ कर काम करना। तो क्या हो जाएगा, गुणों के विरुद्ध नाम होना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। वकील शब्द मूलतः किस भाषा का है? फारसी, तुर्की, अरबी, संस्कृत। तो देखिए जो वकील है यह अरबी का है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्य था। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो देखिए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम जो था अहल्या था। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए सरोज, अरविंद, जलद, पंकज। तो देखिए जलद जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। सरोज भी है, अरविंद भी है, पंकज भी है, एक कमल का पर्यायवाची है। जो जलद है यह बादल का पर्यायवाची है। किसका है? बादल का। अगला देखेंगे। उनमें शब्द में किस उपसर्ग का संधि रूप प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 उन, उद, उत, उमा, उनी। तो देखिए इसमें क्या है, उपसर्ग जो है उत है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, हो गया। 33 देखेंगे। स ह वर्णों को व्याकरण में क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो देखिए जो स ह है इसको संघर्षी व्यंजन कहते हैं या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक ना। इसमें क्या होता है कि जब उच्चारण करते हैं तो वायु मुख से मुख के अंगों से रगड़कर ऊष्मा या गर्मी पैदा करती है, जिसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और देखिए यर अला जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। छत्र अज्ञान जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 34।
अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ, प्रज्ञ। तो देखिए अभिज्ञ का जो सही विलोम शब्द होगा वह अनभिज्ञ होगा। क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। ठीक है। अभिज्ञ का जो अर्थ होता है जानने वाला या जानकार। अभिज्ञ का जो अभिज्ञ होगा तो इसका अर्थ क्या होगा? जानकार ना हो, न समझने वाला हो, जो गलत हो। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्धन, अंकिचन, दरिद्र, असमर्थ। कह रहा जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको बोलते हैं अंकिचन। ठीक ना। जिसके पास कुछ नहीं है उसको बोलते हैं अंकिचन। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये स्वाभाविक क्रम होता है। ठीक ना। शुभोपली इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। शुभोपली मतलब सु से सुनना पहला, फिर बो से बोलना, फिर से प से पढ़ना, लि से लिखना। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए जो भाषा होती है, भाषा अर्जन जो होता है वह और अधिगम। तो देखिए इसमें क्या होता है, भाषा अर्जन एक अचेतन और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो बिना किसी औपचारिक साधन के परिवेश से होती है। ठीक है ना। मतलब अर्जन जो होता है मतलब ये नहीं होता है कि स्कूल में जाकर एक क्रमबद्ध तरीके से ही सीखेंगे, कहीं भी सीख सकते हैं भाषा अर्जन। ठीक ना। और जो भाषा अधिगम होता है एक क्रम में होता है, एक नियमबद्ध होता है, व्याकरण उसमें होता है, स्कूल में जाकर के सीखा जाता है। ठीक ना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो भाषाई परिवेश की एक स्वाभाविकता है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को नए पाठ पढ़ाना, बच्चों की त्रुटियों को और कमियों को दूर करना, अभिभावकों को शिकायत करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए बच्चों के त्रुटियों को और कमियों को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। भाषा वैज्ञानिक चामस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? अर्जित, अनुकरणीय, जन्मजात, धीमी। तो देखिए जो बच्चों में होती है चामस्की के अनुसार ये जन्मजात बताए थे। ठीक ना। इन्होंने कहे थे जन्मजात होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का मुख्य लाभ क्या है? इससे शिक्षक का समय बचता है, ये बात नहीं। यह छात्रों की इंद्रिय को सक्रिय कर ज्ञान को अस्थायी बनाता है, ये बात ठीक है। केवल शब्द और अनुशासन ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को व्याकरण के सभी नियम कंठस्थ करवाना। कंठस्थ शब्द आ गया तो नेगेटिव। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग सिखाना, ये बात ठीक है। केवल शब्द आ गया, केवल कठिन गलत हो गया। अंत में परीक्षा प्रश्न उत्तर लिखवाना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। कक्षा में सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत तेज आवाज में पढ़ना, ये गलत। बच्चों ने अपने संबंधी झिझक, संकोच और डर को दूर करना। बच्चों के जो पढ़ने के संबंधित जो होती है झिझक होता है, संकोच होता है, डर होता है, उसको दूर करना है, यही होता है सस्वर पाठन। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे।
कविता शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर किस पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए? तो कविता के कठिन शब्दों और रटने वाली बात तो है नहीं। कविता के व्याकरण नियमों के विश्लेषण पर, कविता के भावबोध, लय और रसानुभूति पर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन का भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष के अंत में केवल एक बड़ी परीक्षा लेना। बी है बच्चे की भाषाई प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ठीक ना। और नियमित आकलन करना। और सी है केवल शब्द आ गया तो पहले ही काट दो, केवल ही सब काट दो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक ना। केवल शब्द जितना है वो सब कट जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्धि परिवेश से क्या तात्पर्य है? सुंदर और रंगीन दीवारों का होना, कक्षा की दीवारों पर बच्चों के स्तर के अनुसार ज्ञानवर्धक चार्ट, कविताएं और कहानियां प्रदर्शित करना। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। यदि कोई बच्चा भाषा बोलते समय अपनी अस्थायी या स्थानीय बोली के शब्दों का प्रयोग करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब स्थानीय बोली का प्रयोग करेगा तो शिक्षक को स्वीकारना चाहिए और उसे धीरे धीरे मानक रूप में बताना चाहिए। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डांटना नहीं चाहिए, जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना, ये सब गलत है। प्रश्न नंबर 46 हो गया। 47 देखेंगे। लेखन कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अपने मौलिक विचारों की अभिव्यक्ति। बी है सुंदर लिखावट का रट्टा मारना या हूबहू नकल करना। सी है संदर्भ के अनुसार अपनी बात लिखना। और डी है लेखन में भाषाई शुद्धता का ध्यान देना। तो कह रहा है लेखन कौशल के विकास में सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए सबसे कम हो जाएगा यह सुंदर लिखावट का रट्टा मारना या हूबहू नकल करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि की क्या विशेषता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुवाद विधि का मतलब होता है यह मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है। ठीक ना। मातृभाषा के अनुसार ही सीखी जाती है अगली भाषा। ठीक ना। प्रश्न नंबर देखेंगे 49। प्रश्न नंबर 49 है बच्चों के भाषा विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह प्रसिद्ध विचार किसका है? तो देखिए ये बात वाइगोस्की का है। ठीक ना। इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कक्षा में शांति बनाए रखना, है तो होगा नहीं। बिना होठ हिलाए अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्रता से पढ़ना और एकाग्रता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 51। भाषा की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए रंग बिरंगे चित्र मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं? वे केवल शब्द तो होगा नहीं, वे अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में बच्चों की मदद करते हैं। ये बात ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब नंबर 52 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें कठिन साहित्य विधाएं पढ़ाना। बी है भाषा नियमों पर पूर्ण अधिकार के बजाय भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित करना। तो देखिए ये कुशलता विकसित करना, ये बात तो ठीक लग रही है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। केवल शब्द और वर्तनी केवल रटा करके सिद्ध करना, ये सब गलत है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे।
व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या है? पहले नियम बताना फिर उदाहरण देना। तो आगमन में ऐसा नहीं होता है, पहले उदाहरण फिर नियम, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना फिर सामान्य नियम स्थापित करना। तो ये बात सही हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि का सही क्रम क्या है? देखिए, नियम बताना, उसके बाद उदाहरण का प्रयोग करना, ठीक ना। नि से निगमन, नि से नियम, फिर उदाहरण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। हो गया 54, हो गया 55 देखेंगे। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उसने पूरी किताब का पाठ जोर जोर से पढ़वा देना, ये तो गलत हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में आपसी बातचीत और किसी विषय पर उनके अनुभव सुनाना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाषा केवल एक विषय है जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं, तो गलत। भाषा एक जटिल और परिवर्तनीय व्यवस्था है, ये भी गलत। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो परिवेश से सीखी जाती है, तो ये बात ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 57, कक्षाओं में द्विभाषिकता का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ता है? यह बच्चों के दिमाग पर बोझ डालती है और भ्रम पैदा करती है। इसका संज्ञानात्मक विकास और शैक्षिक उपलब्धि के साथ सकारात्मक व गहरा संबंध है, ये बात ठीक है। ठीक, ये नहीं, भाषा नहीं ठीकने वाला, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 58 देखेंगे, पठन विकार से ग्रसित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है और इस विकार को क्या कहते हैं? लिखने की कठिनाई, पठन है ना, तो लिखने की कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं, ये तो ठीक है। पढ़ने की कठिनाई को पूछ रहा है, तो पढ़ने की कठिनाई को डिसलेक्सिया कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए हर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए अच्छे से, ताकि हिंदी में 30 में से 30 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। यह मैराथन बहुत महत्वपूर्ण है। एक छात्र को अक्षरों को सही आकार देने, लाइनों के बीच गैप या सही गैप रखने और स्पष्ट लिखने में समस्या हो रही है, वह किस विकार से प्रभावित है? तो देखिए, ये जो है डिस्ग्राफिया से हो जाएगा। लिखने में समस्या हो रही है ना, तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा की जाने वाली भाषाई त्रुटियां शिक्षक के लिए किस रूप से, प्रश्न नंबर 60 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा की जाने वाली भाषाई त्रुटियां शिक्षक के लिए किस रूप में देखी जानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है, वे बच्चों की मूर्खता और लापरवाही के संकेत है, तो एकदम गलत है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक ना। लापरवाही और मूर्खता की बात नहीं होती है। जो अगर त्रुटि हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक सीखने के रूप में, स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए कि ये सीखने का एक हिस्सा है। जब तक कोई भी कार्य गलत नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। सीखने का एक हिस्सा होता है, जब सीखेंगे तो गलती होगी। बी है, वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और बच्चों के विचार की खिचड़ी की है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किसने लिखा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है गारसा दत्त तासी, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन
और डी है शिव सिंह सिंगर। तो देखिए जो हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित रूप से इतिहास लिखा हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, ठीक ना। यह 1929 में यह लिखे थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 62 देखेंगे। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। तो ये देखिए मुंशी प्रेमचंद है इसका गोदान के लेखक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है किसे माना जाता है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, साकेत, कामायनी। तो किसको माना जाता है? यह पृथ्वीराज रासो को, ठीक ना। यह आदिकाल के कवि चंद्रदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 64 देखेंगे। प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए जो कामायनी के रचयिता है वह जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यह छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ महाकवि थे। आइए प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। संत कबीरदास की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था या क्या नाम दिया है? तो देखिए सदुक्कड़ी नाम दिया है। क्या दिया है? सदुक्कड़ी नाम, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो देखिए भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण साहित्य काल कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति के लिए हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो देखिए चितंबरा के लिए मिला सुमित्रानंद पंत को। प्रश्न नंबर 68 है। यामा महाकाव्य संग्रह के लिए वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवयित्री कौन है? तो सुभद्रा, कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, शकुंतला माथुर। तो ये जो है महादेवी वर्मा है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। सुप्रसिद्ध महाकाव्य कृति मधुशाला के रचयिता कौन है? तो देखिए मधुशाला के जो रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। 70 वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने किस कवि को अष्टचाप का जहाज कहा था? तो ये देखिए सूरदास को। किसको? सूरदास को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा, संस्कृत, अवधी, मैथिली। तो ये देखिए जो लिखी गई है यह अवधी में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवधी। प्रश्न नंबर 72 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को उनकी क्लिष्टता कठिनाई के कारण कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो देखिए जो है आचार्य केशवदास को, ठीक ना। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 73